हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी किसी सरकारी विभाग में आरटीआई लगाई है? क्या किसी पब्लिक इंफॉर्मेशन यानी कि पीआईओ ने आपकी आरटीआई अनसुनी कर दी है या आपको आधा अधूरा जवाब दिया है? तो घबराइए मत दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरटीआई की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में कस्टोडियल वायलेंस पे बात करी थी, उसी प्रकार आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। पहली बात तो ये टॉपिक आया क्यों? ये टॉपिक हाल फिलहाल में न्यूज़ में रहा है क्योंकि केंद्र सरकार ने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और अन्य इंफॉर्मेशन कमिश्नरों की नियुक्ति करी है, तो इसलिए टॉपिक न्यूज़ में है। तो हम भी इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है इसकी कि सबसे पहले तो हम ये जानेंगे चलिए दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है क्या, कैसी बॉडी है, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है, रिमूवल कैसे होता है, और भी बाकी अदर चीज़ें हैं जो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है वो एक स्टेटरी बॉडी है। कहने का मतलब स्टेटरी बॉडी वो होती है जो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाई जाती है। तो उसी प्रकार से हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन भी एक स्टेटरी बॉडी है जो कि आरटीआई एक्ट 2005 के माध्यम से बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है क्या। कहने का मतलब कि वो किस प्रकार की बॉडी है, उसमें अपॉइंटमेंट कैसे होती है, सदस्यों को डिस्क्वालीफाई कैसे करते हैं, उनका रिमूवल कैसे होता है, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो अब हम सबसे पहले इन चीज़ों पे बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें अपील कैसे होती है। हम उन सारी बातों पे एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ये क्या है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन स्टेटरी बॉडी है। कहने का मतलब है कि स्टेटरी बॉडी वो होती है जो पार्लियामेंट के एक्ट से बनती है। इसी प्रकार सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के माध्यम से बनाया गया है। इसी के अंदर इसकी दूसरी बात है कि यह एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। कहने का मतलब है इसको क्वाजी जुडिशियल का सीधा साधा मतलब इसको सिविल कोर्ट की जितनी पावर है। तीसरी चीज़ इसका जुरिडिक्शन। जैसा कि हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका जुरिडिक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएसयूज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और जो हमारी केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज है वहाँ तक सीमित है इसका क्षेत्राधिकार। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप आरटीआई स्टेट में लगाते हो, स्टेट से रिलेटेड डिपार्टमेंट में लगाते हो, तो आपको स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में दूसरी अपील करनी पड़ेगी। लेकिन हम यहाँ पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की बात कर रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में, यानी कि इसमें कितने मेंबर हैं। तो इसमें एक तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं और 10 अन्य इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो सकते हैं। हाल फिलहाल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और 8 अन्य जो इंफॉर्मेशन कमिश्नरों की नियुक्ति करी है। ये इसका मोटा मोटा कंपोजिशन है। अपॉइंटमेंट, इसमें अपॉइंटमेंट कैसे होती है, चलिए अब इस पे बात करते हैं। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो या अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो, उन सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी एक कमेटी की रिकमेंडेशन पे करते हैं और उस कमेटी में पीएम होते हैं जो कि चेयरपर्सन होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होते हैं और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं और वर्तमान में वो नॉमिनेटेड मेंबर हमारे होम मिनिस्टर हैं। चलिए अब बात करते हैं हम इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी कि कौन मेंबर इंफॉर्मेशन कमिश्नर या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनने के लिए योग्य है। ऐसा कोई भी एमिनेंट पर्सन जिसको
लॉ, साइंस, टेक, सोशल सर्विस, मास मीडिया या गवर्नेंस में जिसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो वो उसकी नियुक्ति इंफॉर्मेशन कमिश्नर या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के लिए की जा सकती है। डिस्क्वालिफिकेशन, कोई भी मेंबर या इसका जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो कोई भी ऐसा इंसान जो एमपी या एमएलए वो बिल्कुल नहीं बन सकता है, या कोई भी ऐसा पर्सन जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है वो नहीं बन सकता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर इसका इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं बन सकता है, या कोई ऐसा आदमी जो अपना बिजनेस चलाता है, प्रोफेशन करता है, वो भी इसका मेंबर नहीं बन सकता है। इसका रिमूवल कैसे होएगा? चलिए अब हम इसके रिमूवल के बारे में बात करते हैं। इसके सदस्यों को प्रेसिडेंट हटा सकते हैं अगर वो सदस्य इंसॉल्वेंट है। कहने का मतलब है दिवालिया हो गया बैंक से या कैसे भी, या किसी ऐसे इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने कहीं और जगह पे पेड एम्प्लॉयमेंट ले लिया, यानी कि वो किसी दूसरी जॉब कर रहे हैं और वहाँ से सैलरी ले रहे हैं, या उसके खुद अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट है किसी और जगह पे, तो ऐसे आदमी को हटाया जा सकता है। ये तो है नॉर्मल प्रोसेस। और अगर इसके किसी भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर को मिसबिहेवियर या इनकेपेसिटी, कहने का मतलब है किसी के साथ दुर्व्यवहार किया है या उनकी क्षमता नहीं रही अब काम करने की, तो ऐसी अक्षमता और मिसबिहेवियर के कारण अगर हम पर्सन को हटाते हैं, किसी इंफॉर्मेशन कमिश्नर को हटाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी आवश्यक है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा, फिर रिकमेंडेशन देगा प्रेसिडेंट को, तब उस मेंबर को हटाया जा सकता है। चलिए ये तो बात हो गई इसकी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर की मोटी मोटी चीज़ों की बात हो गई कि इसमें कैसे कंपोजिशन है, कैसे अपॉइंटमेंट होती है, कैसे रिमूवल होता है, एलिजिबिलिटी क्या है उसके मेंबरों की। अब हम बात करेंगे इसके पावर एंड फंक्शन के बारे में। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में आरटीआई लगाते हैं, वहाँ से जब जवाब नहीं आता है तो हम, या जवाब आ जाता है लेकिन अधूरा जवाब आता है जिससे हम संतुष्ट नहीं है, तो हम फर्स्ट अपील करते हैं। मान लीजिए वहाँ से भी हम संतुष्ट नहीं हैं, फिर हम जब हमारे फर्स्ट अपील का जवाब आ जाता है या जवाब नहीं आता तो उसके 90 डेज़ के टाइम पीरियड में हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में अपील डालते हैं। सेकंड अपील अपनी वही जाती है ऑटोमेटिक। अपील किस मुद्दे पे जाती है कि किसी हमारी कंप्लेंट को डिनाई कर दिया, हम वहाँ पे कंप्लेंट, मतलब कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हमारी कंप्लेंट को कब रिसीव करता है कि हमारी किसी पीआईओ ने अपनी आरटीआई डिनाई कर दी, या इनकम्प्लीट रिप्लाई दिया अपने को, या फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी अपने को, फॉल्स आरटीआई इन्फॉर्मेशन दी अपने को, तब हम यहाँ पे अपील डालते हैं। तो इसकी सबसे पहली पावर यही है कि ये कंप्लेंट को रिसीव करता है। दूसरी इसकी क्वाजी जुडिशियल पावर, यानी कि एक सिविल कोर्ट के इक्विवेलेंट है, पूरी तरह से इक्विवेलेंट भी नहीं है, बस सिविल कोर्ट का इक्विवेलेंट है कि वो ऑर्डर दे सकता है विभाग को, वहाँ से इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है, ऐसी चीज़ें। तीसरी सबसे बड़ी बात है इसको अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस है। अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस का मतलब ये किसी भी विभाग से इंक्वायरी के टाइम पे कोई भी सूचना मांग सकता है। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट इसकी सबसे बड़ी पावर है कि ये एनुअल यानी कि सालाना अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है, और वही रिपोर्ट फिर बाद में पार्लियामेंट के सेशन के टाइम पे पार्लियामेंट हाउस में रखी जाती है। ये तो हो गई इसकी मोटी मोटी बातें सारी की पावर, फंक्शन, कैसे अपॉइंटमेंट होती है, किसको अपॉइंट कर सकते हैं, कैसे उसको रिमूव करेंगे। अब हम थोड़ा सा आरटीआई एक्ट पे बात करेंगे। जो अपना आरटीआई एक्ट है वो 2005 में बना था। इस एक्ट के अनुसार इस एक्ट ने नागरिकों को यह पावर दी है कि वो किसी भी विभाग में इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं किसी भी पब्लिक अथॉरिटीज़ से। ये एक्ट लाया क्यों गया, इस पे बात करते हैं। ये एक्ट इसलिए लाया गया ताकि अकाउंटेबिलिटी तय हो, ट्रांसपेरेंसी हो, और जो राज्य सरकार के डिपार्टमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हो
या अपनी जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हों, नगर पालिकाएँ, पंचायत हों, वहाँ से लोग जानकारी ले सकें, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इसलिए ये एक्ट लाया गया था। अब हम इसके थोड़े से इम्पोर्टेंट की प्रोविजंस के बारे में बात कर लेते हैं। इसका सेक्शन 8 सब क्लोज 2 ये अलाउ करता है डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर पब्लिक इंटरेस्ट में कोई इंफॉर्मेशन है, उसको वो इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, चाहे वो कितनी कॉन्फिडेंशियल हो। लेकिन अगर उसमें पब्लिक इंटरेस्ट है तो वो इंफॉर्मेशन सेक्शन 8 क्लोज 2 के अनुसार दी जा सकती है। दूसरी बात, इसका जो सेक्शन 22 है आरटीआई एक्ट 2005 का, वो ये कहता है कि अगर जो ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 है वो किसी अन्य कानून के साथ में इनकंसिस्टेंट हो तो इसको उसके ऊपर प्रायोरिटी मिलती है। कहने का मतलब है वो अलग, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसकी अपेक्षा। अगर हम सीधे भाषा में कहें तो उसके ऊपर इसका राज चलता है, इसकी प्रायोरिटी है, पहले इसको माना जाएगा। अब ये तो हो गई आरटीआई के बाद। अब थोड़ा सा हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि जब 2005 में ये एक्ट लाया गया था, उस टाइम में एक्ट कैसा था, और जब इसमें 2019 में इसमें अमेंडमेंट किया जा चुका है, और हाल फिलहाल में जब डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया तो उस टाइम भी इसमें एक अमेंडमेंट किया जा चुका है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम 2019 के अमेंडमेंट के बाद में क्या डिफरेंस आया है। ओरिजिनली 2005 में क्या था। ओरिजिनली जब ये 2005 में एक्ट लाया गया था तो उस टाइम पे जो इसके चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और जो अन्य इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे उनका ड्यूरेशन फिक्स था, यानी कि 5 साल या 65 ईयर की एज तक, जो भी पहले हो वो फिक्स था। यानी कि एक बार नियुक्ति कर दी तो वो आदमी 5 साल रहेगा, या अगर उसकी 5 साल रहने से पहले एज 65 साल हो गई तब तक वो रहेगा। लेकिन जब इसमें 2019 में अमेंडमेंट आया है तब से इस चीज़ को चेंज कर दिया गया है। अब ये टर्म सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आप कितने साल तक वहाँ पे रहोगे। तो कर दिया ना इस एक्ट को चेंज। अब सरकार किसी भी को भी 1 साल, 2 साल, 3 साल उनकी मर्जी हो वैसे नियुक्त करेंगी। और दूसरी चीज़, इसमें एक और चीज़ थोड़ा सा इसको ख़राब कर दिया गया है कुल मिला के एक्ट के द्वारा। जैसा कि आप लोग जानते हैं अपना जो इलेक्शन कमीशन है अच्छा खासा पावरफुल है, उसके सदस्यों की नियुक्ति हो जाए तो उनको हटाना भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस एक्ट को जब स्टार्टिंग में लाया गया था तो इसमें प्रोविज़न ऐसे थे कि ये इलेक्शन कमीशन की तरह इतना ही मजबूत रहे। लेकिन 2019 में जब इसमें अमेंडमेंट हुआ तो इसमें एक और चीज़ चेंज कर दी गई है, वो है 2005 में जब एक्ट लाया गया था उस टाइम तो इसके चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की जो सैलरी है और टर्म ऑफ सर्विस है वो जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनके बराबर थी। लेकिन और जो अपने इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं उनके सैलरी, अलाउंसेज और टर्म ऑफ सर्विस जैसे इलेक्शन कमीशन में जो अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनकी जैसी थी। लेकिन 2019 के अमेंडमेंट के बाद में इसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अब हाँ ये भी हम डिसाइड करेंगे, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी आपकी टर्म ऑफ सर्विस कितना टाइम तक है, सब कुछ सैलरी वगैरह वगैरह। तो ये एक तो थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है कहने का मतलब है। तो अब हम पहले इस वीडियो के अगले पार्ट में हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि इस एक्ट के लिए कंसर्न क्या है, अभी फ़िलहाल में क्या कंसर्न इम्पोर्टेंट है, क्या दिक्कत आ रही है। तो पहली है इसमें ओपेक अपॉइंटमेंट। कहने का मतलब है अपारदर्शी, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में अंजलि भारद्वाज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में डायरेक्शन दिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ाइए, थोड़ी सी मोर ट्रांसपेरेंसी। दूसरी कंसर्न ये है कि इंडिपेंडेंट इश्यू, क्योंकि 2019 के बाद में जब अमेंडमेंट किया तो इंडिपेंडेंट कैसे रहेंगे, क्योंकि सेंटर डिसाइड करेगा अब इसके टर्म ऑफ सर्विस, सैलरी वगैरह कितने टाइम तक रहेगा, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेंगी। तो वो आदमी इंडिपेंडेंट कैसे रहेगा, ये बहुत बड़ा इश्यू है। उसकी सर्विस कंडीशन भी अगर वही डिसाइड करेंगे तो ये तो कंसर्न का इश्यू है। क्योंकि पहले तो इसमें
चुनाव इलेक्शन कमिश्नर की जैसी पावर थी, थोड़ी बहुत पावर नहीं, मतलब उसके मेंबरों जितनी फ्रीडम थी। लेकिन अब जब उनकी नियुक्ति ही फिक्स टाइम की नहीं रह गई, उनको पता ही नहीं है, तो हो गए ना इंडिपेंडेंट, कैसे रहा, दिक्कत पैदा हो ही गई। और इसमें एक और दिक्कत है, वीक इन्फोर्समेंट, यानी कि पेनल्टीज लगाता ही नहीं है केसेज में, जो कि आपको पता ही होगा कि अगर एक टाइम पीरियड में आरटीआई का जवाब नहीं आता है तो उसके बाद में इंफॉर्मेशन कमीशन 250 रुपये पर डे के हिसाब से 25,000 तक की पेनल्टी लगा सकता है पीआईओ पे। लेकिन पुअर इन्फोर्समेंट है, सिर्फ 2.2% केसों में ही पेनल्टी लगाई गई है। इसका मतलब जो इन्फॉर्मेशन नहीं दी है उनको कोई टेंशन नहीं है कि उन पर कोई पेनल्टी लग जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ बैकलॉग भी है इसमें। 22,000 केस पेंडिंग में पड़े हैं नवंबर 2024 तक के डेटा के अनुसार। वैकेंसीज है, स्टाफ की कमी है, और एडजुडिकेशन फ्लो की भी बात करें तो प्रोसीजरल डिसमिसल बहुत ज़्यादा होता है, एडजॉर्नमेंट होता है, और सबसे बेकार चीज़ है एग्जाम्शन का गलत यूज करते हैं। आपको पता होगा कि इसमें आरटीआई में एक एग्जाम्शन है कि ये चीज़ पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, कॉन्फिडेंशियल है, ऐसे करके डिनाइल कर देते हैं, उसको डिसमिस कर देते हैं अपील को। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अब हम बात करेंगे इन चीज़ों को सही कैसे किया जा सकता है, हम क्या मेजर ले सकती हैं, हम क्या लेंगे, हमारी सरकार क्या मेजर ले सकती है। तो अब हम उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। पहली चीज़ तो इसमें है ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट्स। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2019 के जजमेंट में बोला है, उन चीज़ों को फॉलो करो। टाइम बाउंड नियुक्तियाँ होनी चाहिए, टाइम बाउंड वैकेंसी होनी चाहिए ऑटोमेटिक, खाली पद नहीं रहेंगे तभी तो काम कर पाएगा। पेंडेंसी को रिड्यूस करना होगा। कहने का मतलब है अभी जो तो 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर तक हो सकते हैं, लेकिन अपने को इसको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा ताकि पेंडेंसी कम हो। सेक्टोरल बेंच बनानी पड़ेगी, और जो इसका जो केस डिस्पोजल टाइम है वो भी अपने को फिक्स करना पड़ेगा कि इतने समय में आपको केस को ख़त्म करना है। डिजिटल हियरिंग करनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे मेजर लिए जा सकते हैं। थोड़ा इसका स्ट्रॉन्गर इन्फोर्समेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जैसा बताया वीक इन्फोर्समेंट में सिर्फ 2.2% केसों में ही पेनल्टी लगाई जाती है। अगर इस रेट को थोड़ा बढ़ाएं 90-99% तक कर दिया जाए तो पीआईओ में ये डर तो रहेगा ना कि अपने ऊपर पेनल्टी लगेगी, तो टाइम बाउंड में ऑटोमेटिक ही जवाब दे देंगे। इसकी वजह से सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन पे बोझ नहीं पड़ेगा, पेंडेंसी नहीं आएगी। और थोड़ा सा इसमें प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो सेक्शन 4 है इस एक्ट का, उसको थोड़ा इन्फोर्समेंट करना पड़ेगा। डेटा को पब्लिश करना पड़ेगा बेंचों का, पेनल्टीज लगानी पड़ेगी, कंप्लाइंस करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। एग्जीक्यूटिव डिपेंडेंस कम करना पड़ेगा स्टाफ की नियुक्तियों में, ताकि वैकेंसी ना बढ़े और पेंडेंसी ना बढ़े ज़्यादा। इसी प्रकार हमने आज अपना ये वीडियो जो कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के ऊपर था, हमने समाप्त कर लिया। अगर किसी को कोई डाउट हो या कोई मेरे से गलती हो गई हो तो वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल दें, हम उसमें सुधार करेंगे बिल्कुल। मैं भी आप ही की तरह एस्पिरेंट हूँ, मेरे से गलती भी हो सकती है, लेकिन जितना मैंने ट्राई करा है उसके हिसाब से ठीक ही होगा। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ।